ओके जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले आप लोग पहले लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी क्या थी, और इसके अलावा नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं, ये तब तक कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो भी उसके अंदर शामिल है, ट्रांसमिशन मीडिया भी उसके अंदर शामिल है। ट्रांसमिशन मीडिया में हमारे पास जो थी चीज़ें वो थी केबल्स थी के, और जिनमें से फाइबर ऑप्टिक भी है, कोएक्सियल केबल भी है और यूटीपी केबल भी है। अब इसके बाद हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन, अगर हम ट्रांसमिशन करते हैं तो जाहिर बात है ट्रांसमिशन के सिलसिले में हमें प्रॉब्लम्स और रुकावट्स भी आएंगी। तो ऐसे वक्त में वो रुकावट्स जो है ना वो कहलाती हैं इम्पेयरमेंट्स। कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स हैं क्या, इसके फिर साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन मोड्स जो हैं वो क्या होते हैं, और ट्रांसमिशन की जो परफॉर्मेंस है उसे क्या कहते हैं, और परफॉर्मेंस के बाद उसकी कंपैरिजन, और आखिर में हमारा टॉपिक होगा प्रोटोकॉल का, कि ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। तो इसके बारे में हम आपको समझाते चलेंगे कि ये क्या है। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं इम्पेयरमेंट्स के साथ। जब भी कोई ट्रांसमिशन होती है तो ऐसे वक्त में ट्रांसमिशन में डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। अब डाटा जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो फिर डाटा को जाने में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। ये जो रुकावट है उस रुकावट के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि वो रुकावट होती क्या है। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहते हैं। इसके बारे में जो आप लोगों के नोट्स हैं ये इसके सामने आपके स्लाइड मौजूद हैं, ये भी आपकी स्लाइड्स पे लगा दिए जाएंगे। और दूसरा, आपकी क्लास वर्क में इसके बारे में ट्रांसमिशन नाम से टॉपिक दे दिया गया, और टॉपिक के साथ जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है आपको ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, ट्रांसमिशन मोड, और इसके अलावा आपको परफॉर्मेंस और प्रोटोकॉल्स ये भी आपको वहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे। साथ ही ये जो नोट्स आपके सामने मौजूद हैं ये वाले नोट्स भी आपको ट्रांसफर हो जाएंगे ताकि आप इजीली उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें और अपना पेपर्स की भी इससे तैयारी कर सकें। मैं आज कुछ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है ना वो असाइनमेंट्स भी दूं, ताकि असाइनमेंट्स के बारे में आप थोड़ा सा काम कर सकें, वो नेट से ही आप लेकर उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स में आपको बता रहा था कि अगर हमारे सिग्नल जो है वो चलते हैं, जब भी डाटा कम्युनिकेशन होती है तो किसके थ्रू होती है, जाहिर बात है वो सिग्नल्स के थ्रू होती है। अब सिग्नल्स जो हैं वो अगर हमारी ट्रांसमिशन मीडिया से गुजर रहे हैं, अब ट्रांसमिशन मीडिया से जब वो गुजरते हैं तो उन्हें जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या होती हैं, उससे वो प्रॉब्लम्स होती हैं अटेनुएशन, इसके अटेनुएशन होती है, डिस्टॉर्शन भी हो सकती है, और इसके बाद इंडक्शन भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है। तो कुछ भी आपके पास चीज़ें हो सकती हैं। हम यहाँ पर इस टॉपिक्स को मजीद नोट्स के हवाले से बिल्कुल डिस्कस करते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इजीली हम ये कह सकते हैं कि इम्परफेक्शन इन सिग्नल्स। इम्पेयरमेंट क्या है, बेसिकली इम्परफेक्शन है। किस चीज का इम्परफेक्शन, उस मीडिया का इम्परफेक्शन है जिसमें से ये सिग्नल गुजर रहे हैं। उसामा जाहिद इस वक्त हमें ज्वाइन करने लगा है, तो उसामा जाहिद को मैंने ओके कर दिया है। साथ ही साथ आपको नोट्स के सिलसिले में अगर देखने में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो तो बता दीजिएगा कि जी हमें नोट्स के कोई भी एक जो है ना वो बता दे कि जी नोट्स हमें सही नजर नहीं आ रहे या कोई भी है। अब इम्पेयरमेंट्स क्या है, सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू इम्परफेक्ट ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया परफेक्ट तो होता नहीं है, उसमें से जब सिग्नल गुजरते हैं तो इम्परफेक्शन हमारी ये कहलाई कि ऐसा इम्परफेक्शन ये है ट्रांसमिशन मीडिया में से सिग्नल को जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है वो इम्परफेक्शन इम्पेयरमेंट है। The signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of the medium. यानी जो शुरू में सिग्नल थे अगर वो आखिर में वैसे नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है उसमें इम्परफेक्शन है या ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है। कॉजेज क्या होती हैं इम्पेयरमेंट की? कॉजेज में सबसे पहली चीज है अटेनुएशन, दूसरी चीज है डिस्टॉर्शन, और तीसरी है नॉइस। इसके
तो अटेन्युएशन है क्या? अटेन्युएशन क्या है? बेसिकली रिडक्शन है सिग्नल की स्ट्रेंथ में। इन टेलीकम्युनिकेशन अटेन्युएशन इज अ रिडक्शन इन सिग्नल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को आप इजीली जानते हैं कि अगर मैं कोई भी चीज अगर लेता हूं और वो अगर मजबूत है तो उसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, और अगर उसमें मजबूत नहीं है तो यहाँ पर सिग्नल क्या हुआ, सिग्नल की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ठीक है, या उसकी जो शेप्स थी वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ओरिजिनल ये शेप है इसकी, मगर जब ये दूसरी जगह पहुंची तो देखें ये थोड़ी वीक हो गई। अब ये वीकनेस को दूर करने के लिए जो है इसमें हम क्या एम्पलीफायर वगैरह लगाएंगे या रिपीटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई और ये अटेन्युएटेड हो गया। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अटेन्युएशन। रुकावट का सामना करने की वजह से एनर्जी लॉस हो गई, किसमें? सिग्नल की। तो ये वो सिग्नल अटेन्युएट हो गया। इसको नापते कैसे हैं? अगर हमारे पास कोई दो सिग्नल हैं, एक सिग्नल है P2 और एक P1 है, तो P2 सिग्नल जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वो P2 कहलाएगा, और जब वो सोर्स से चलेगा तो वो P1 सिग्नल है। तो इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में, 10 log 10 और P2 डिवाइडेड बाय P1। अगर हमारे पास इस डेसिबल में अगर नेगेटिव डेसिबल आ गया तो इसका मतलब है सिग्नल अटेन्युएटेड है, सिग्नल इज अटेन्युएटेड। और अगर पॉजिटिव दे हुए हैं तो सिग्नल जो है वो एम्पलीफाइड है। अगर अगर मैं P2 को आधा कर दूं तो तब हमारे पास -3 डेसिबल ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इस तरीके से रखकर इसको फार्मूले में रखकर उसकी वैल्यू को रखकर देख लिया कि जी 0.5 होने आधा होने की वजह से कि P2 जो है वो कितना है, P2 आधा हो रह गया P1 से, तो 0.5 वैल्यू आ गई और ये -3 डेसिबल हो गया। डिस्टॉर्शन क्या है? चेंज ऑफ शेप। पहली चीज क्या थी? रिडक्शन इन सिग्नल स्ट्रेंथ, वो होती एटेन्युएशन। दूसरी चीज क्या है? चेंज ऑफ शेप। डिस्टॉर्शन क्या है? शेप में तब्दीली आ जाना। ये कब होती है? जब इट ऑकर्स इन कंपोजिट सिग्नल वेयर ईच सिग्नल हैज इट्स ओन स्पीड। तो जब हर सिग्नल्स की अपनी अपनी स्पीड होती है तो कंपोजिट सिग्नल में डिस्टॉर्शन जो है वो हमें मिलती है। नेक्स्ट चीज आ गई हमारे पास नॉइस। नॉइस जो है वो क्या है? अनवांटेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड नॉइस। इट मींस कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि बाहर से आकर उस सिग्नल के अंदर शामिल हो जाती है या उस सिग्नल को मुतासिर करती है या उस सिग्नल को डिग्रेड करती है, तो उसको हम कहते हैं नॉइस। और नॉइस वैसे भी आपने सुना ही होगा कि शोर शोर होता है, तो फिर कैसे एक टू की आवाज आना शुरू हो जाती है या की आवाजें, कोई सी भी आवाज जो है ना वो उसमें आना शुरू हो जाती है। ये ट्रांसमिटेड है, इसमें जो है ना क्या है, ट्रांसमिशन में 0.1 से जो है इसमें नॉइस शामिल हो गई। तो ये जो है ना रिसीव जब हुई तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ के एम्पलीट्यूड एकदम से क्या ज्यादा हो गए। तो इस तरीके से नॉइस जो है वो उससे हमें मुतासिर होती है। ये नॉइस होती क्या क्या है? ये नॉइस जो है वो 4 किस्म की हैं। एक है थर्मल नॉइस, एक है इंड्यूस्ड नॉइस, एक है क्रॉस टॉक और एक है इम्पल्स नॉइस। मिसाल के तौर पर रैंडम मोशंस की वजह से एक्स्ट्रा सिग्नल्स का शामिल हो जाना उसे थर्मल नॉइस कहते हैं। एक मोटर चल रही थी तो मोटर के जो सिग्नल थे, मोटर चलने से कुछ सिग्नल ने उसको मुतासिर किया तो वो उसमें इंड्यूस्ड हो गए। इसके अलावा एक सिग्नल जो जा रहा था तो वो दूसरा सिग्नल ने उस पर अफेक्ट डाला तो वो क्रॉस टॉक हो गया। क्रॉस टॉक का मतलब यह है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ मगर मेरी आवाज किसी और को सुनाई दे रही है। पहले टेलीफोन में ज्यादातर क्रॉस टॉक होता था ना, वो मिलाते थे नंबर तो वो किसी और की आवाज आना शुरू हो जाती थी, यानी किसी और की बात भी सुनाई देना शुरू हो जाती थी। अपनी बात तो चल ही रही थी, उसमें किसी और की बात भी शामिल हो जाती थी, उसे हम क्रॉस टॉक कहते हैं। इम्पल्स नॉइस ये दरअसल एकदम से किसी स्पाइक का आ जाना है।
स्पाइक की मिसाल जो है ना वो अमूमन मैं लड़कों को ये देता हूँ कि जैसे ट्रैफिक जो है ना वो बड़ी आराम आराम से जा रही है और अपनी एक खास स्पीड में चल रही है, कि अचानक जो है ना वो एक डाला आया और वो डाला बड़ी तेज रफ्तार में आया और जिसने ये नहीं देखा कि आसपास कौन सी गाड़ियां हैं, वो जो मर्जी गाड़ी आती गई वो उसको सिर्फ को हिट करता हुआ और बड़ी तेज रफ्तारी से चला गया। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। इसके बारे में मैंने ये छोटा सा यहाँ पर जो है ना स्पाइक को लिख दिया, अ सिग्नल विद हाई एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारा कहलाता है इम्पल्स नॉइस। तो अभी तक हमने जो देखा वो ये था कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट दरअसल है क्या, इम्परफेक्शन है। किसमें? उस मीडिया की इम्परफेक्शन है जिसमें से सिग्नल गुजर रहा है। और ये इम्परफेक्शन कितने किस्म की है? ये इम्परफेक्शन इसमें शामिल है एटेन्युएशन, इसमें शामिल है अपना डिस्टॉर्शन और इसमें शामिल है हमारी नॉइस। एटेन्युएशन दरअसल है क्या, रिडक्शन हो जाना सिग्नल की स्ट्रेंथ में, और उसको हम बाकायदा डेसिमल में मेजर कर सकते हैं, जिसका फार्मूला dB इजिकल टू 10 log P2 डिवाइडेड बाय P1 है। और ये नेगेटिव अगर डेसिबल है तो इसका मतलब है सिग्नल एटेन्युएटेड है, वरना तो वो ठीक है। डिस्टॉर्शन है क्या है, उसकी सिग्नल की शक्ल ही तब्दील हो गई। और नॉइस क्या है, उसमें दूसरे एनर्जी का शामिल हो जाना, यानी अनवांटेड अनवांटेड चीज जो है या सिग्नल उसमें शामिल हो गया, मिक्स हो गया, अनवांटेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इंपेयरमेंट के बाद मोड। मोड मोड किसे कहते हैं? मोड दरअसल ऐसा है कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप सुन रहे हो, और अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहोगे तो आप भी फौरन बातचीत कर लोगे। तो हम ऐसे ही बात आराम से बातचीत कर सकते हैं। एक जमाना था कि जब हम टीवी देखा करते थे, तो टीवी जब हम सामने बैठे होते थे तो हम ये नहीं कर सकते थे कि फनकार से बातचीत कर ले। अगर वो लाइव प्रोग्राम ही चल रहा है, मिसाल के तौर पर किटकिट ही चल रही है, तो हम उसके बारे में उनसे डिस्कस नहीं कर सकते थे। वो वन वे था, यानी सिग्नल आ रहे हैं और टीवी में ही शामिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक है, यानी उसे मैं कह सकता हूं यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। यानी कीबोर्ड अगर जो काम कर रहा है ये भी यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, मॉनिटर जो भी काम कर रहा है ये भी यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, हम टीवी पर भी जो कुछ देख रहे थे वो भी यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन थी। तो इसका मतलब ये हुआ एक सोर्स से निकले सिग्नल और दूसरे पर जाकर जो है वो रिसीव हो गए, बस। और इसके अलावा वो वापस बैक नहीं होंगे, उसी सोर्स से निकलेंगे सिर्फ, इसके अलावा दूसरी जगह से भेजे नहीं जा सकते। फिर हमारे पास आ गई वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में ये हुआ कि एक वक्त में एक है, सेम टाइम में दोनों नहीं कर सकते बात। मिसाल के तौर पर पहले एक शख्स बात करता है तो फिर वो ओके कहता है, तो जब दूसरा उस बटन को छोड़ दबा देता है और फिर वो अपनी बात करता है और पहले वाला उस अपने बटन को रिलीज कर देता है, तो उसमें क्या होता है, वो मोड बटन दबा के वो मोड चेंज कर रहे होते हैं। एक मोड रिसीविंग मोड होता है और दूसरा मोड जो है वो सेंडिंग मोड होता है। जब हम बटन दबा देते हैं तो वो रिसीविंग मोड से सेंडिंग मोड पर तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें है तो अपना बाई डायरेक्शनल, मगर एट अ टाइम बाई डायरेक्शनल नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है एट अ सेम टाइम। एक तो यूनिडायरेक्शनल थी कि जिसमें एक ही से निकलता था और दूसरी तरफ जाता था, इसमें क्या है, वो बन तो सकता है, सेंड भी कर सकता है और रिसीव, लेकिन सेंडिंग के लिए जब अगर सेंड होगा तो वो रिसीव नहीं करेगा, और अगर रिसीव होगा तो वो सेंड नहीं करेगा। फिर आ गया फुल डुप्लेक्स, जो कि बाई डायरेक्शनल था। इस वक्त अगर मैं बोल रहा हूं तो सेम मेरे बोलने के दौरान आप भी जो कुछ बोलना चाहें तो मुझसे आप बोलकर बातचीत कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम फुल डुप्लेक्स। ये उस चैनल में से अब हमारी जो है ना क्या नाम है, यानी टू वे हो रही है, जिसे बाई डायरेक्शनल भी कह सकते हैं और टू वे भी कम्युनिकेशन कह सकते हैं, और नॉन यूनि डायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मोड के बाद परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस दरअसल
हमने ट्रांसमिशन मीडिया की ये देखनी है कि ट्रांसमिशन मीडिया की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, और तो वो क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है यानी कारकर्दगी उसकी शानदार है। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे? ये मालूम करेंगे, उसके तरीकेकार हैं थ्रूपुट, प्रोपेगेशन स्पीड और प्रोपेगेशन टाइम। थ्रूपुट क्या है? रेट ऑफ सक्सेसफुल मैसेज डिलीवरी ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में मैसेज की जो सक्सेसफुल डिलीवरी है उसका रेट क्या है। अगर वो फास्ट है तो और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर वो कम है तो इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस है, कि उसका रेट जो है ना मैसेज डिलीवरी का वो जरा स्लो है। अब कई जगह पर अभी हम जब बात कर रहे होते हैं जूम में तो हमें परेशानी आती है, अचानक ही जो है ना वो ये बंद हो जाता है। मैं अगर ये अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद जो है ना ये आकर कनेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब है मेरा जो यहाँ से मैसेज डिलीवरी आपकी तरफ है, अगर वो प्रॉपर सही तौर पर जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेट है मैसेज को डिलीवर करने का तो वो बड़ा अच्छा है। अच्छा, तो इसको हम कैसे और इसको हम और आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि दरअसल ये इस बात को मेजर करता है कि डेटा कितना फास्ट पास हो सकता है एक पॉइंट से। फिर आ जाती है प्रोपेगेशन स्पीड। प्रोपेगेशन स्पीड जो है उसमें वो मेजर करती है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सिग्नल पर बिट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने बिट उसने डाटा जो है वो डाटा ने डिस्टेंस कवर किया। अगर अगर 10,000 बिट 1 सेकंड में जाते हैं तो जाहिर बात है उसकी प्रोपेगेशन स्पीड ज्यादा हुई 500 बिट्स 1 सेकंड में जाने वाले से। इट मींस हम बिट वाइज देखते हैं कि बिट वाइज कितना डाटा जो है ना वो कवर हो रहा है। ये हो गई हमारी प्रोपेगेशन स्पीड। प्रोपेगेशन स्पीड भी हो गई हमारे थ्रूपुट भी हो गई। अब आ गया हमारा प्रोपेगेशन टाइम। प्रोपेगेशन टाइम जो है ना वो हमें बताता है कि परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसे करता है, ये क्या चीज करता है। ये करता है एक सिग्नल को, इट मेजर्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिग्नल टू ट्रेवल, यानी टाइम रिक्वायर्ड सिग्नल को अपनी जगह पहुंचने में कितना वक्त लगता है वो उसे मेजर करता है। एक एक जगह तो बिट रेट है कि जी ये इतने बिट्स जा सकते हैं, एक जगह ये है कि ये जो मैसेज जो है वो हमने भेजा है तो ये क्या हो रहा है, वो कितने टाइम में वहां पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपेगेशन टाइम जो है ना वो किस तरीके से डिस्टेंस जो उसने तय किया उसको डिवाइड कर देते हैं हम, जो हमने ऊपर प्रोपेगेशन स्पीड ली होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमें उसकी परफॉर्मेंस पता चल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड के कॉन्सेप्ट तो आप वाकिफ ही होंगे। स्पीड क्या है? अगर एक जिस्म है वो कितना फासला तय करता है, तो कितने एक सेकंड, अगर वो 1 किलोमीटर तय करता है, 2 किलोमीटर तय करता है, 3 किलोमीटर तय करता है, एक सेकंड में कितना कितना तय कर रहा है, 1 मीटर कर रहा है, 2 मीटर कर रहा है या 1 किलोमीटर कर रहा है, ये उसकी स्पीड हो गई। और वो अपनी पोजीशन तक पहुंचने में कितना वक्त लेता है, ये उसका उसका टाइम हो गया। इसी तरीके से एक मैसेज जो है वो उसके कितने बिट्स जा रहे हैं, ये उसकी स्पीड हो गई। और एक मैसेज ने कितना टाइम लिया अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, तो ये उसका प्रोपेगेशन टाइम हो गया। और क्या वो बिल्कुल सही पहुंच रहा है, उसके पहुंचने का रेट जो है वो सही है कि अब तक जो है वो अगर 100 मैसेजेस भेजे गए तो 100 के 100 ही मैसेज पहुंच गए, या उसमें से 2 मैसेज कम हो गए। हो सकता है एक 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 जगह हम मैसेज भेजें 100 और वहां पर पता चले 2 मैसेज पहुंचे, बाकी सारे पहुंचे ही ना, तो उसकी जो है वो थ्रूपुट क्या हुई, वो तो बेकार हो गई, उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं होगी। तो थ्रूपुट देखना, उसकी प्रोपेगेशन स्पीड देखना और उसके प्रोपेगेशन टाइम को देखना, ये उसकी परफॉर्मेंस है। इट मीन्स अगर हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए परफॉर्मेंस को, तो हम ये कह सकते हैं कॉस्ट क्या है, स्पीड क्या है, सिक्योरिटी क्या है, अटेन्युएशन के फैक्टर्स जो हैं वो उसमें क्या क्या मौजूद हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांसमिशन मीडिया को कंपेयर करते हैं कि आया ये ट्रांसमिशन मीडिया अच्छा है कि नहीं। मैं अगर फाइबर ऑप्टिक में और कोएक्सियल केबल में कंपैरिजन करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, और अपना कोएक्सियल केबल की कॉस्ट कितनी है।
उसकी स्पीड, उसमें से डाटा जो जाएगा उसकी स्पीड क्या होती है, फाइबर ऑप्टिक की स्पीड ज्यादा है कि कोएक्सियल की ज्यादा है। अच्छा, मेरा डाटा कोई कोएक्सियल केबल को मैं ज्वाइंट लगा के निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? जी, जी अचानक जो है ना, अचानक। हेलो, हेलो जी सर। अचानक जो है वो अपना ये जी सर, मुझे ऐसा लगा अभी कि आ रही है सर आपकी आवाज। अभी आ रही है, चलो ठीक है, चले जी सही है। सर। अब यहाँ तक परफॉर्मेंस तक मैंने पढ़ाया है, कंपैरिजन तक पढ़ाया है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये है क्या, प्रोटोकॉल क्या है? आपने देखा होगा कि जब भी आप गुजर रहे होते हैं तो पता चलता है आप सब लोगों को जो है ना वो रोक लिया जाता है, और रोकने के बाद कहा जाता है कि जी इस वक्त जो है वो अपना कोई अहम हस्ती गुजर रही है, तब तक के लिए सारी ट्रैफिक जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज जो है वो असल में एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचेगा उसके क्या रूल्स होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचेगा उसके जो रूल्स होंगे वो रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, द सेट ऑफ रूल ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। अब इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल होता है किसमें, नेटवर्क में। यानी क्या डाटा बगैर प्रोटोकॉल के जा सकता है? नहीं, बगैर प्रोटोकॉल के नहीं जा सकता। जब भी हम ये अपना कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क, तो हम नेटवर्क कार्ड लगाते हैं। नेटवर्क कार्ड जब हम लगाते हैं तो उसमें बकायदा हमारे पास प्रोटोकॉल मौजूद होते हैं, और ये प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीसीपी/आईपी। अब ये टीसीपी/आईपी क्या करते हैं? इनका काम ये है कि ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो भी ट्रांसमिशन हो रही है डाटा की नेटवर्क पर वो सही हो रही है। अच्छा, इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं। वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये जितना भी वेब पेज पर यानी वेब पेजेस हैं जो ब्राउजर पे दिखाते हैं, तो उनको, उनके डिस्प्लेइंग को, उनकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, उनकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अगर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना हो तो वो जो है अपना पेज जो है वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे कि जो डिस्प्ले नहीं हो सकते, सोर्स नहीं आ रहा तो बता देगा प्रोटोकॉल के भाई इस वक्त ये एरर आ रहा है, इतने इतने नंबर का एरर आ रहा है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? इनका काम ये है कि ये फाइल को अपलोड, इंटरनेट पे अपलोड करवाने की सहूलत फराहम करते हैं। फिर इसके अलावा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये दोनों जो है ना ये क्या करते हैं? ये ट्रांसमिशन की डिलीवरी बजरिया मेल जो है उसको देखते हैं। यानी जो मेल आपकी है जैसे जीमेल सर्विस है, इसके अलावा और जो दूसरी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी आपको ये मिलती हैं किससे? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये इस बात को यकीनी बनाती है कि हमारा जो मैसेज जा रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हमें हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो है ना वो मैसेज वहां पहुंच नहीं पाता, तो फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हमें ये इतला देते हैं कि जी आपका मैसेज वहां पर डिलीवर नहीं हो सका। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दोनों में का मिलाप था आईपी। तो आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्राइमरी नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट पर यूज होता है। ये 1970 में डेवलप हुआ और इसकी 5 लेयर्स बनाई गई। 5 लेयर्स हैं। ये लेयर्स क्या से क्या मुराद है? यहाँ पर लेयर्स का मतलब है किसी भी चीज को छोटी छोटी हायरार्की में तकसीम कर लेना। अब ये छोटे छोटी हायरार्की में कैसे तकसीम हो सकती है? मिसाल के तौर पर अगर कोई काम है, उस काम को मैं छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लूं और सबको बांट दूं कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ये करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये करना है। कोई इसकी मिसाल हो सकती है रियल लाइफ में। इसकी मिसाल रियल लाइफ में ऐसे है कि एक मैं चेयर ले लेता हूँ और चेयर में मैं एक बंदे को दे देता हूँ कि भाई तुम्हारा काम है सीट बैग बना देना, और एक को कहता हूँ तुम्हारा काम है सिर्फ इसकी लेग्स तैयार करना। ठीक है ना? और
बाकी सबका काम, बाकी एक का काम है कि जो भी ये दोनों तैयार होके आएंगे इन सबको एक जगह असेंबल कर लो। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये मुख्तलिफ जो है वो शोबों में डिवाइड हो गया। तो इसी तरीके से ये मुख्तलिफ शोबों में काम की तकसीम कर देते हैं। तो ये 5 शोबे बन जाते हैं इसके, जिसको हम 5 लेयर्स के नाम से इसमें जानते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे कि OSI मॉडल के जरिए ये 5 लेयर्स हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगी आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में कहीं। डेटा ऑन एन आईपी नेटवर्क इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैकेट्स। तो यहाँ पर जितना भी डेटा है आईपी नेटवर्क उसे क्या करती है, उसे पहले पैकेट्स की के तौर पर उसे तरतीब देती है। और हर आईपी पैकेट्स जिसमें मौजूद होते हैं हेडर, जिसमें क्या मौजूद होता है, हेडर पे क्या होता है, जो कि हेडर ये बताता है कि सोर्स डेस्टिनेशन क्या है और उसका जो है क्या नाम है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उस हेडर पे। और मैसेज डाटा उसके अंदर मौजूद होता है। इसका मतलब है हेडर भी मौजूद है और उसके अंदर मैसेज भी मौजूद है। एक आईपी पैकेट में क्या क्या मौजूद है, हेडर भी मौजूद है और उसमें मैसेज डाटा भी मौजूद है। और ये जो है इस तरीके से सारी की सारी किस जगह पर पहुंचना है उस जगह का एड्रेस होता है। उस एड्रेस को ऑर्गेनाइज कौन करता है, उस एड्रेस को ऑर्गेनाइज करता है TCP/IP। और वो एड्रेस जो ऑर्गेनाइज होता है वो 2 तरीके से होता है। एक IPv4 सर्विस होती है और एक IPv6 सर्विस कह लें या स्टैंडर्ड कहते हैं उसे, आम जबान में उसे स्टैंडर्ड कहा जाता है। IPv4 एंड IPv6 स्टैंडर्ड। IPv4 में एड्रेस को 32 बिट्स में रखा जाता है, जबकि इसको 128 में बिट में रखा जा सकता है। और ये 32 बिट में कैसे होते हैं, 888 के 4 बिट्स का जो है ना अलग-अलग एक तरीकेकार बनाया जाता है, जिसको डॉट के साथ 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट, इस तरीके से ये IPv4 बनाए जाते हैं। जो कि हम प्रोटोकॉल को जब हम पढ़ेंगे सही तौर पर तो तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि IP एड्रेस किस तरीके से जनरेट होता है और क्या है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताते चले कि IPv4 और IPv6 स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं एड्रेसिंग के लिए। और ये सारा इंटरनेट प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी है कि उसने ये काम करना है ना। लास्ट में आपको एक वर्चुअल मशीन के बारे में बताया गया कि ये वर्चुअल मशीन दी गई है। वर्चुअल मशीन क्या करेगी, जाहिर बात है आपके पास सबके पास कोई सर्वर तो है नहीं, तो आप क्या काम करोगे, अब एक ही वक्त में आपको सर मेरे ख्याल में 2 टॉपिक्स काफी हैं। नहीं, ये खत्म है बस वर्चुअल जी मशीन, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन से खत्म है। और ये वर्चुअल मशीन पर मैंने आपको टॉपिक नहीं देना। ये वर्चुअल मशीन तो आपकी ये है कि आपकी सहूलत के लिए कि अब आपको एक क्लाइंट चाहिए और एक आपको सर्वर चाहिए। अब आप एक अलग मशीन रखेंगे सर्वर की और एक अलग मशीन रखेंगे अपनी क्लाइंट की, तो बेहतर नहीं है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों चल जाएं और दोनों साइमल्टेनियस चलें। अगर आप एक ही सिस्टम में 2 कर दोगे तो एक वक्त में एक ही चलेगा। तो ये वर्चुअल मशीन इस बात की गारंटी है कि आपके एक वक्त में 2 क्या, आप एक वक्त में 3 चलाएं 4 चलाएं, ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास रैम अच्छी है, वो सिस्टम आपका अच्छा है। तो ये वो वर्चुअल मशीन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये वो साइट का एड्रेस है जहां से वो डाउनलोड की जा सकती है। और ये वर्चुअल मशीन के बारे में आपको मालूमात फराहम की गई है। तो इस सिलसिले में तो आप मुझसे वैसे डिस्कशन कर सकते हैं, ये आपके टॉपिक्स में शामिल नहीं है, ये आपकी एक सपोर्टिंग प्रोग्राम है। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। यस सर क्लियर है। अब इससे मुतालिक किसी ने कोई सवाल करना हो, क्वेश्चन करना हो जो अब तक मैंने पढ़ाया है, उससे मुतालिक किसी के जहन में कोई सवाल? कोई भी नहीं है क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल नहीं है? नहीं सर। चलें फिर ठीक है। अब ये बताएं कि मुझे 10:30 बजे जो 10 बजे जो मैंने रिपीटिंग क्लास रखी है, क्या उसकी जरूरत है या सारे स्टूडेंट मौजूद हैं? सर सारे नहीं है स्टूडेंट मौजूद सर 3-4 लोग हैं बस, मैंने तो देखा अभी ये। चलें ठीक है, फिर बाकी जो है ना वो फिर हम कर लेंगे। फिर मैं जो है ना ये मीटिंग को ऑफ करता हूँ, इंशाल्लाह फिर शाम 10 बजे मुलाकात होगी। जी ठीक है ना, फिर ओके, फिर अल्लाह हाफिज। है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ठीक है अल्लाह सर। हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।